हेलो एवरीवन। सो अपन डेली न्यूज़पेपर के अंदर आज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 17 जुलाई का, राइट। और एक एडिटोरियल अपन, एक आर्टिकल अपन पिछले न्यूज़पेपर में से पढ़ेंगे, कल के न्यूज़पेपर में से अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए, ये न्यूज़पेपर जो है दैट इज ए स्पेशल क्लासेस फॉर द न्यूज़पेपर, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपको उतना ही नॉलेज दे रहे हैं जितना कि अभी तक आप ले पाएंगे, राइट। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़ क्लिपिंग्स आती हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, तो उसको इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि वाइडर पर्सपेक्टिव बने आपका, चीजों के प्रति एक वाइडर नॉलेज बने, ठीक है, जिसको आप लिंक कर सके जो भी अपन अपने सिलेक्शन बैच के अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये एक तरह से हम आपके लिए स्पेशलाइज्ड और कहकर ये कहें कि भाई दा सिलेक्शन बैच के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज है, राइट, जो कि यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, जिससे कि बच्चे देखें किस तरह की नॉलेज आती है न्यूज़पेपर को पढ़ने से और क्या न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका होता है, राइट। सबसे पहले नाटो के बारे में एक आर्टिकल दे रखा है, ठीक है। नाटो की अभी बच्चों सबमिट हुई थी। नाटो का भी हाल वही है जो कि इंडो पैसिफिक का भी चल रहा है, ठीक है। नाटो के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी 2026 समिट से क्लियर भी हो चुका है कि भाई देखो, अमेरिका ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, ठीक है। और मेजर चंक ऑफ नाटोज एक्सपेंसेस कमिंग फ्रॉम द अमेरिका, राइट। तो ये तो बात क्लियर है कि यूरोप जो है उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, राइट। ये सब चीजें इसके अंदर क्लियर। खैर, सबसे पहले हम नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पता ही है, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोल्ड वार पॉलिटिक्स के दौरान बनी गई थी, राइट। और इसके अपोजिट में वार्सा पैक्ट हुआ था जो कि डिसॉल्व हो चुका है। तो अब नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोल्ड वार के अंदर एक तरह से अमेरिका को सपोर्ट, अमेरिका और उसके अलाई ग्रुप को सपोर्ट करती हुई ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, दैट इज इसका आर्टिकल 5, राइट। आर्टिकल 5 जो है नाटो का, इस तरह से बोलता है कि कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट है। अगर मान ली किसी भी कंट्री पे अटैक होता है तो सारी कंट्री मिलकर नाटो की, उस कंट्री की रक्षा करेंगी, राइट। अब क्या होता है, 2026 में नाटो की सबमिट होती है, हर साल नाटो की सबमिट हुआ करती है, राइट। इस साल भी, और इससे कुछ चीजें है ना क्लियर हो गई, ये इस आर्टिकल के अंदर बता रखा है, राइट। देखो, सबसे पहले ही तो ये है कि 26 हेल्ड इन अंकारा a few days ago confirmed that the alliances in entering a new era of strategic transformation हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा नाटो खत्म हो जाएगा, अब अमेरिका नहीं है तो नाटो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्रेन रिमेन्स सेंट्रल इशू बट नाटोज एम्बिशन नाउ गो मच फर्दर। अब यूक्रेन वार से ऊपर उठकर ही सोच रहे हैं, इट इज प्रिपेयरिंग फॉर ए वर्ल्ड शेप्ड बाय द लॉन्ग टर्म रेवलरी, टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन एंड अनस्टेबिलिटी सप्लाई चेन। देखो, वर्ल्ड के अंदर अब कोई भी रेवलरी होती है ना, तो उसके अंदर ये चीजें तो होती है कि लंबा चलता है युद्ध। ईरान और यूएसए का युद्ध आपको लगता है खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी ये भी सालों साल चलेगा। रशिया यूक्रेन का वार हमको लगता था भाई साहब चलेगा, रशिया जाता 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 2 महीने में खींचेगा इस वार को और ये खत्म कर देगा। अब वो बात नहीं रही, ये लॉन्ग टर्म राइवलरी चलती है, राइट। टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन चलता है और अनस्टेबल सप्लाई चेन, सप्लाई चेन के अंदर दिक्कत होंगी, जैसे स्टेट ऑफ हार्मोस के अंदर हमने देखा, है ना। दिस शिफ्ट मैटर्स फॉर द इंडिया। अब इंडिया के लिए इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये इसके अंदर बताया गया। सबसे पहले ये समझिए कि नाटो के अंदर तीन चार इस समिट से मैसेज पड़ गए। सबसे पहला ये है कि नाटो का जो है, नाटो सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इयर्स टू कम, राइट। इवन इफ द वार इन द यूक्रेन एंड, यूक्रेन के अंदर वार खत्म भी हो जाता है, फिर भी नाटो हैज डिसाइडेड दैट डिटरेंस मस्ट बी बिकम परमानेंट। एक डिटरेंस तो हमको क्रिएट करके रखनी चाहिए रशिया के खिलाफ। इसका एनिमी नंबर 1 इज रशिया, नाटो का, राइट। और नाटो ने कहा है कि भाई चाहे से यूक्रेन वार खत्म हो जाए, पर फिर भी हमको ऐसा इतना अपने आप को डेवलप कर लेना है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन को, कि एक डिटरेंस क्रिएट रहे रशिया की तरफ, राइट। तो यहाँ पे देखो, Russia will remain the NATO's principal security challenge for year to come. Even if the war in the Ukraine ends, NATO has decided that deterrence must become permanent. Second message क्या है? यूरोप इज बीइंग आस्क्ड टू डू मच फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। अब देखो, दूसरी चीज ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रही है कि भैया तुम सबका भार, ये नाटो का पूरा भार मैं नहीं दूंगी, तुम अपना है ना यूरोप, तुम अपनी सिक्योरिटी को खुद भी देखो, तुम भी कंट्रीब्यूट ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सेकंड मैसेज इज दैट यूरोप इज बीइंग आस्क्ड टू डू मच फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी, द यूएस रिमेन इंडिस्पेंसिबल। यूएस इंडिस्पेंसिबल तो रहेगा, बट यूएसए इज इंक्रीजिंगली अनविलिंग टू कैरी द बर्डन अलोन, कि मैं अकेला बर्डन नहीं दूंगा। तीसरी चीज है, थर्ड इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडर्न वार्स और वोन नॉट ओनली ऑन द बैटलफील्ड। अब ऐसा नहीं होता कि भाई युद्ध के अंदर आमने सामने खड़े हो जाओ, है ना, और फिर लड़ाई करो, जिसमें जिसकी बाजुओं में जितना दम है उतना वो जीतेगा, राइट। ऐसा नहीं है। अब जो है, वार जो है लैब में लड़े जाते हैं,
कि लैब के अंदर कितने अच्छे वेपन्स बना रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर कितने अच्छे वेपन्स बन रहे हैं। अब दो दो हाथ हो जाए, नहीं दो दो हाथ नहीं हो जाए, कि कितना अच्छी टेक्नोलॉजी है आपके पास, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितना अच्छा डिफेंस सप्लाई चेन्स है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितनी अच्छी आपके पास टेक्नोलॉजी है, लैब के अंदर जो टेक्नोलॉजी आपकी बन रही है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, साइबर सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, राइट। प्लस ड्रोन्स कैसे हैं तुम्हारे पास, ड्रोन से बड़ी बड़ी मिसाइल्स जो है वो ड्रोन से उड़ा दे रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब थोड़ा सा क्या है, स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा नाटो को। ऐसे नहीं कि साहब बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल दिए और फिर दो दो हाथ कर लेते हैं, आ जाओ लड़ लेते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। तो पहले तीन चार चीजें इसके अंदर क्लियर हुई है, राइट। दूसरा, थर्ड इज द perhaps the most important, modern wars are not won not only on the battlefield but also in the factories and laboratory. Ukraine war exposes serious weakness in the ammunition production, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस सप्लाई चेन। देखो लंबा चलेगा वार, तो आपको डिफेंस सप्लाई चेन अपनी इंपॉर्टेंटली क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। अम्यूनिशन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। टेक्नोलॉजी नाउ इंक्लूड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑटोनोमस सिस्टम एंड स्पेस कैपेबिलिटीज आर टुडेज स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीजें वार्स के अंदर यूज होने लग गई हैं, दैट बिकम इम्पोर्टेंट कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनके अंदर करना पड़ेगा। अब देखिए भाई, इंडिया जो है उसका नाटो से लेना देना नहीं, ठीक है, बट नाटो के जो डिसीजन चल रहे हैं कि हमको ऐसा करना होगा, हमारी डिफेंस सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आने पड़ेगी, हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें लेकर आनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर इंडिया कैन बी ए गुड सप्लायर, ऐसा इसके अंदर बोल रहे हैं। पर इंडिया जब सप्लाई करेगा नाटो को, तो ये देखना पड़ेगा कि नाटो का नंबर एनिमी नंबर वन तो रशिया है, तो रशिया को दर्द नहीं होना चाहिए फिर। तो इसके बीच में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस करके इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सकता है, ये इस एडिटोरियल के अंदर बताया गया। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पर देखो, इंडिया इज नॉट अ नाटो मेंबर, but its security environment is increasingly shaped by decisions taken far beyond its neighborhood. Europe growing investment in the defense opens new possibility for India's defense industry. अब यूरोप को देखो, पहले तो यूरोप के ऊपर शील्ड थी किसकी, नाटो की, और नाटो की शील्ड थी जिसमें शील्ड बनाने में सारा कंट्रीब्यूशन किसका था, अमेरिका का था। अब अमेरिका कह रहा है कि भैया मेरी क्या बारात में आओ तुम लोग, तुमको शील्ड मैं क्यों बना कर दूं अपने पैसों से, अपनी शील्ड खुद बनाओ। तो अब ये कहेंगे कि यार ये तो अपनी शील्ड हटा रहा है, अब हमको खुद बनानी पड़ेगी, यूरोप को खुद शील्ड बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए यूरोप एकदम से तो डिफेंस कैपेबल नहीं बन सकता, इसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों सप्लायर्स को देखना पड़ेगा। और इंडिया कैन बी ए गुड सप्लायर। इंडिया की खुद की डिफेंस इंडस्ट्री, जिसमें मिसाइल्स हमारे पास काफी अच्छी अच्छी मिसाइल हमने प्रोड्यूस कर रखी है, राइट। काफी हमारे पास आर्म्स एम्यूनिशंस हम बना रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज के अंदर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर बन रहा है। तो यूरोप कैन बी ए मार्केट फॉर द इंडियाज डिफेंस गुड, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि नाटो के अंदर ये क्लियर हो चुका है कि यूएसए विल नो मोर प्रोटेक्ट यूरोप इन द वे इट वाज डूइंग वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, तो देखो, इंडियन फर्म्स कैन बिकम द पार्टनर इन द सप्लाई चेन दैट आर बीइंग डाइवर्सिफाइड अवे फ्रॉम द डिपेंडेंस ऑफ ऑन ए फ्यू कंट्रीज। तो डाइवर्सिफाई कर सकता है इंडिया। इंडियाज एम्बिशन टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब फिट्स वेल विद द यूरोप सर्च फॉर द ट्रस्टेड पार्टनर। अभी यूरोप ढूंढ रहा है कि भाई यार हमको कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, और इंडिया कह रहा है भाई तेरा भाई है ना भाई, रिश्तेदार, तो फिर हम कौन है, राइट, ये वाली चीज। If New Delhi moves quickly, defense cooperation can become a part of the broader technology and industrial partnership. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब फर्दर नाटो स्ट्रेटेजिक आउटलुक इंक्रीजिंगली लिंक्स यूरोपियन सिक्योरिटी विद डेवलपमेंट इन द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन। देखो भाई, यूरोप जो है ऐसा कोई भी अब है ना अछूता नहीं रहा है, इंडो पैसिफिक जो है उसकी सिक्योरिटी यूरोप को भी देखनी पड़ेगी, और इंडिया तो देख ही रहा है। बट यहां से यूएसए का निकलना, आपका यूं निकल जाना, राइट, एक वैक्यूम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी कि यूरोप के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर। ठीक है, आजकल सिक्योरिटी जो है दैट इज इंटरकनेक्टेड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किस तरह से नाटो को अपन इंडो पैसिफिक से लिंक कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक ओशन को इंडो पैसिफिक से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा।
फॉर दिस क्रिएट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड डिलेमा। अपॉर्चुनिटी भी है, डिलेमा भी है। अपॉर्चुनिटी तो क्या है कि और मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो गई, साइबर रेजिलियंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिफेंस इनोवेशन, ये सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। डिलेमा क्या है? डिलेमा इज रशिया। रशिया कहेगा वाह बेटा वाह, मेरा दोस्त दोस्त बोलकर क्या कर रहा है, मेरे दुश्मनों को, नाटो को डिफेंस सप्लाई कर रहा है। हाँ, मेरे दोस्त दोस्त बन के इनको तू यहाँ पे घुसा रहा है, यूरोपियन यूनियंस को तुम कहाँ घुसा रहे हो, इंडो पैसिफिक में घुसा रहे हो। वाह भाई वाह। पर इंडिया की भी तो मजबूरी है ना। अब इंडिया इधर भी देख सकता है ना, इंडिया इस साइड भी देखा, यूएसए की साइड क्यों देखता रहे इंडो पैसिफिक की तरह। इनको भी जरूरत है, भी यूरोप भी घबराया हुआ है, और घबराने का सेम रीजन वही है जिससे कि इंडिया भी घबराया हुआ है कि भाई यूएसए ने अब जो ध्यान देना बंद कर दिया। तो ये दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी भी तो कर सकते हैं। इंडिया कैन बी ए गुड मार्केट फॉर द यूरोपियन डिफेंस गुड्स, यूरोप कैन बी ए गुड मार्केट फॉर द इंडियंस डिफेंस गुड्स। ठीक है, तो आपको इस तरह से देखना है। द डिलेमा इज रशिया, रशिया डिलेमा है विच रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज मेजर डिफेंस पार्टनर एंड एन इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लाई। अब ब्रह्मोस तो नहीं दे देगा ना। इंडिया कहे कि साहब मेरे यहाँ पे ब्रह्मोस बनती है, लो दे दो। अरे रशिया बोलेगा अरे भाई अपन दोनों मिलकर बनाते हैं, और तू क्या कर रहा है, मेरे नाटो को दे रहा है, तो ये क्या बात हो गई। एट द सेम टाइम इंडिया हैज डीपन स्ट्रेटेजिक टाइड विद द यूएस एंड द यूरोप आल्सो। तो इंडिया रशिया के अंदर डिफेंस पार्टनर भी एज, और यूएस और यूरोप के अंदर भी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इसकी। एज नाटोस confrontation with the Moscow grows more entrenched, balancing these relation will become more difficult, right? This is why India's policy of strategic autonomy remains relevant. It should avoid the temptation to see NATO only through the prism of the Ukraine war. NATO is evolving into the organization where defense, technology, industry, and economic resilience are increasingly interconnected. देखो, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आप का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि इंडिया ईरान के अंदर जा रहा है, तो ईरान के साथ भी बहुत बढ़िया रिलेशन, गले मिल रहे हैं, राइट। पहले की बात कर रहे हैं, अभी ईरान का वार नहीं हुआ था उससे पहले। और इंडिया अगर इसराइल में जा रहा है, जो ईरान का दुश्मन नंबर 1 है, तो उससे भी गले मिल रहे हैं। दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि वी आर हेयर रिमूविंग द हाइफन, कि इसराइल को जब देखेंगे तब ईरान के प्रिज्म से देखेंगे, नहीं भाई। हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना होगा। सऊदी अरेबिया को जब देखेंगे तो ईरान के प्रिज्म से देखेंगे, नहीं भाई। ये हाइफन जो है ना वो हटाना पड़ेगा, कि इसराइल अलग है और ईरान अलग है। तो हम, अब ये हुआ भी हमारे अंदर 2014 के बाद फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस तरह से चेंज हुआ है कि जब हम ईरान के पास जा रहे हैं तो ईरान से भी मिल रहे हैं गले, और सऊदी अरेबिया, ऐसे नहीं कि सऊदी अरेबिया जाएंगे तो ईरान के पास नहीं जाएंगे, ईरान के पास जाएंगे सऊदी अरेबिया के पास नहीं जाएंगे, नहीं। जब हम पैलेस्टीन जा रहे हैं तो पैलेस्टीन के अंदर भी मिल रहे हैं गले, और जब हम इसराइल जा रहे हैं तो इसराइल के अंदर भी मिल रहे हैं। तो ये चीज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होती है, कि किसी के डर के बिना अपन स्ट्रैटेजिकली वाइज अपन चल रहे हैं, और उसके अंदर अपनी ऑटोनॉमी है। तो अगर हम नाटो से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब रशिया नहीं कर रहा क्या, रशिया भी तो क्या कर रहा है, पाकिस्तान को वेपन दे रहा है ना। रशिया अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्स कर रहा है, चाइना को दे रहा है। अब जितना खतरनाक चाइना और पाकिस्तान का कोलिशन है इंडिया के लिए, उतना ही खतरनाक नाटो है, उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा हमारा। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें तो इस तरह से हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पर हमारी रेलिवेंट हो जाती है। इट शुड अवॉइड द टेम्पटेशन टू सी नाटो ओनली थ्रू द प्रिज्म ऑफ द यूक्रेन वार। NATO is evolving into an organization where defense, technology, industry, economic resilience are increasingly interconnected. And the evolution will shape global standards, defense innovations, and strategic partnership. Starting के अंदर ये सब चीजें होंगी, right? तो डिफेंस पार्टनरशिप ये सब कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है अभी। इंस्टेड ऑफ आस्किंग वेदर नाटो इज रेलिवेंट टू द इंडिया पॉलिसी मेकर शुड आस्क हाउ कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम द यूरोप सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यूरोप का सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अभी, और उसके अंदर इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। डन वेल, इंडिया कैन गेन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एडवांटेज फ्रॉम द ट्रांस अटलांटिक रीआर्मामेंट वेव, है ना। वापस से उसको आर्म्स चाहिए, क्योंकि यूएसए ने अपने आर्म्स लेके चला गया उधर, कि मैं सारे आर्म्स अपने गाड़ी में भरो और निकलो यहाँ से, राइट। ऐसे कर गया यूएसए। तो फेल्ड पुअरली द सेम वेव कुड पुश न्यू दिल्ली इनटू द कॉस्टली डिपेंडेंसीज एंड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस दैट वीकन्स द ऑटोनॉमी इट हैज वर्कड हार्ड टू प्रिजर्व।
तो अभी अगर हम वैसे देखते रहेंगे तो फिर हो सकता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो दिक्कत हमको आ सकती है। तो मतलब नाटो विल ब्रिंग अस द अपॉर्चुनिटी, बट वी शुड बी वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स अवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, so that we can encash that opportunity. That is the basic dimension of this editorial, right? अब एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा और इनसाइट्स मिलेगा। आपने हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, पर इसके अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर एक नई डायमेंशन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ नीड्स आर रेफरी, राइट। इसका मतलब क्या है ये अपन अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भाई, हमारा अगर हेल्थ सेक्टर देखें तो हेल्थ सेक्टर के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इन सब पॉपुलेशन को हेल्थ सेक्टर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हमारी जीडीपी का बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में ये बेसिक थीम है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितने ज्यादा हो उतना बढ़िया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होंगे ना तो उससे चीजें हेल्थ के अंदर इंप्रूव होंगी। पर ये प्राइवेट इन्वेस्टर ऐसे लोगों के लिए तो काम करेंगे नहीं, राइट। तो इनको ऊपर एक रेगुलेटर भी बिठाना चाहिए गवर्नमेंट को, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो बट फिर अंडर द रेगुलेशन हो। अभी क्या है, कोई रेगुलेटर नहीं है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। कोई इनके प्राइवेट हॉस्पिटल से पूछने वाला नहीं है कि भाई बताओ तुम्हारे यहाँ पर क्या रिकॉर्ड है, कितनी तुम्हारी कैजुअलिटीज होती है यहाँ पर, राइट, कितना कौन से पेशेंट को तुम कैसे ट्रीट करते हो, क्या इस तरह का कोई रिकॉर्ड ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं देते। अभी हमें पता नहीं कि भाई हम जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं उसमें हमारा इलाज कैसे होगा, हमें नहीं पता। इसके अंदर इन्फेक्शन रेट्स क्या है, इसके अंदर किस तरह से इस बीमारी के इस पर्टिकुलर पेशेंट कितने हुए, राइट, कितने सक्सेसफुल पेशेंट हुए, कितने सक्सेस रेट है इसकी, कुछ नहीं पता हमको, राइट। तो ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, जबकि ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए। तो ये बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अनरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए, रेगुलेटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर। ये इसकी बेसिक थीम चलेगी, ठीक है। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि प्राइवेट इक्विटी इन द हेल्थ एंड द एजुकेशन is to be welcomed. Several lakh crores are being invested by the foreign and the Indian private equities, especially into the hospital, diagnostic and home health services, and to a comparatively lesser degree into the education. Education में तो कम है, बट इसके अंदर ज्यादा है, हेल्थ सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। पर देखो ग्रुप सच एज अपोलो, अब बट अभी भी अगर हम देखेंगे अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, मणिपाल एंड नारायण अकाउंट फॉर लेस देन 5% ऑफ इंडिया टोटल प्राइवेट हॉस्पिटल बेड। प्राइवेट हॉस्पिटल बेड्स के अंदर से सिर्फ इनका 5% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। केयर कंटिन्यूज टू बी डिलीवर्ड बाय द स्मॉल फ्रेगमेंटेड फैसिलिटीज, बट द इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी इनटू द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मार्क्स टू थिंग, ठीक है, दो चीजें इसके अंदर है। इंडिया हैज अ कैपेसिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर इन द हेल्थ एंड द कंट्री हैज अ ह्यूज मार्केट बोथ इंडिया एंड इंटरनेशनल विच विल अश्योर होलसम रिटर्न्स। मतलब प्राइवेट इक्विटी अगर कहीं आ रही है किसी सेक्टर में, तो एक तो ये है कि प्राइवेट इक्विटी से हम क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस डेवलप कर सकते हैं, हमारे पास ये पोटेंशियल है ना, क्योंकि हमारे इक्विटी आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट वाले। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब हेल्थ सेक्टर के अंदर बड़ा ही क्या है, बड़ा ही अच्छा मार्केट है, ह्यूज मार्केट टू इन्वेस्ट। तो दो चीजें हैं कि क्वालिटी, इस पैसे से हम क्वालिटी हेल्थ ला सकते हैं, और दूसरा ये भी क्लियर है कि लोग बाग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर खूब सारा मार्जिन भी बचता होगा, इसीलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ह्यूज मार्केट है। India's capacity to provide the quality care in the health and the country has a huge market both Indian and international which will assure wholesome return। और हमारे अगर हम देखेंगे पिछले 30 साल से पॉलिसी हैज एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हॉस्पिटल एंड द अलाइड सेक्टर्स, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर हो इन्वेस्टमेंट। पब्लिक हॉस्पिटल हैव नॉट बीन एबल टू मीट द राइजिंग डिमांड, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है प्लस जनता के, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, तो पब्लिक हॉस्पिटल तो नहीं कर पाएंगे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, और प्राइवेट को इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज भी कर रही और एनकरेज भी कर रही है कंट्री की गवर्नमेंट। इंडिया नीड्स थाउजेंड ऑफ एडिशनल हॉस्पिटल बेड्स, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, और इतने सारे पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ऐसा चाहिए। विदाउट सच प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया विल स्ट्रगल टू मीट द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन। और हमारी पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया भी, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा क्या होने वाला है, थोड़े दिनों के अंदर
एज्ड पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और एज्ड पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उनको और ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्पेशलाइज्ड अटेंशन चाहिए होगा जेनेटिक्स के खिलाफ, जेनेटिक्स की तरफ, मतलब एज, ओल्ड एज पीपल के खिलाफ के प्रति अपन को एक तरह से अलग तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए होगी। The issue is not whether the private investment is good or bad, but whether the India has built institution that allow the investor to earn legitimate returns without leaving patient captive of the pursuit of the profit। देखो, अब कोई भी बंदा अगर मान लो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैं मान लो हेल्थ सेक्टर, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं सोचूं कि यार मैं कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ जहां से मेरे को पैसा मिले ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ सेक्टर में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो अब मेरा तो होलसोल मोटिव और होलसोल ऑब्जेक्टिव ये रहेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा अर्न करूं, मैं थोड़ा ना सोचूंगा पेशेंट के बारे में। इसी तरह से आप सोचो कोई हेल्थ केयर फंड है, कि हेल्थ केयर फंड क्या है कि हम, आप हमको यहाँ पर पैसा दो, हम इसको इंडिया की ग्रोइंग हेल्थ जो इकोनॉमी है उसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये फंड जो होगा, जिसको पैसा हमने दिया है, राइट, वो तो यही सोचेगा ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करूंगा, ये पेशेंट के बारे में थोड़ा ना सोचेगा। तो अगर ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना सारा हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो उसके साथ साथ हमें और क्या करना पड़ेगा, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, जिससे कि कहीं सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की तरफ ही नहीं चल जाए चीजें, पेशेंट का भी ख्याल रखा जाए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो यहाँ पर देखो, द इशू इज नॉट वेदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुरा है कि अच्छा है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो अच्छा ही है, बट वेदर इंडिया हैज बिल्ट इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन उनको डेवलप कर लिए हैं क्या हमने, दैट अलाउज इन्वेस्टर टू अर्न लेजिटिमेट रिटर्न, जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है भाई, उसका उसका पर्पज ये है कि इन्वेस्ट करना है और पैसा कमाना है, पैसा भी कमाए, बट विदाउट लीविंग पेशेंट्स कैप्टिव ऑफ द परस्यूट ऑफ द प्रॉफिट, कि सिर्फ पेशेंट को एक तरह से परस्यूट की प्रॉफिट जो है उसकी प्रॉफिट अर्निंग मशीन ही नहीं समझ लो उसको, एक तरह से फैसिलिटीज भी दे, मतलब क्वालिटी भी हो भाई, तुम भी कमाओ पर क्वालिटी शुड बी देयर इन द हॉस्पिटल, क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी शुड बी देयर। ठीक है। तो प्राइवेट इक्विटी फंड की तो ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी नहीं है कि भाई इन्वेस्टमेंट करें और सिटीजन पेशेंट को प्रोटेक्ट करें, ये तो नहीं है उनकी, तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स दें हमारे इन्वेस्टर को, ये उनकी ड्यूटी है प्राइवेट इक्विटी फंड्स की। उनका कोई मैंडेट नहीं है कि वो प्रोटेक्ट करे पेशेंट को, और दैट इज ओके भाई, ये ठीक है कि भाई नहीं करना है तो फिर, क्योंकि इनका तो काम ही है ना, जो जिसका जो काम है वो करे। प्राइवेट इक्विटी वाला कह रहा है मैं तो इसमें इसीलिए करा है जिससे कि अट्रैक्टिव मेरे को क्या मिल जाए, इसके अंदर रिटर्न्स मिल जाए, मेरा काम थोड़ी ना है प्रोटेक्ट करूं पेशेंट को। तो देयर फोकस इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ज्यादा हो। हॉस्पिटल बोर्ड टिपिकली ट्रैक ईबीआईटीडीए, ईबीआईटीडीए का मतलब क्या होता है कि अर्निंग बिफोर टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस के बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, इनसे पहले, इनके बाद जो भी अर्निंग हो ज्यादा से ज्यादा हो, राइट, टैक्स, टैक्स देने से पहले जितना ज्यादा आप इसके अंदर क्या करें पैसा कमा सके उसके ऊपर फोकस हो रहा है। ठीक है। तो ईबीआईडीटीए ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा इनकी अर्निंग्स हो, फिर उसके बाद ठीक है टैक्स देना है वो अलग बात है, राइट, इंटरेस्ट देना है वो अलग बात है, पर उससे पहले कितना रुपए इन्होंने कमा लिया, प्रॉफिट नहीं, कितना रुपए कमा लिया, ये उनका ट्रैक रखते हैं लोग, राइट, इन्वेस्टर्स। ऑक्यूपेंसी एवरेज रेवेन्यू, एक बेड के ऊपर कितना पैसा कमाया, रिटर्न ऑन द कैपिटल एंड द ग्रोथ, दिस इज नेदर इम्प्रॉपर, ऐसा नहीं कि गलत बात है, प्राइवेट इन्वेस्टर तो ऐसे ही करेगा ना, प्राइवेट इक्विटी वाला फंड क्या कर रहा है, पैसे कमाने के लिए बैठा है यहाँ पर। कैपिटल सीक रिटर्न्स एंड द बोर्ड मस्ट शो द फाइनेंशियल प्रोग्रेस while ensuring compliances with the SEBI's listing obligations and companies act। बस को सेबी के ऑब्लिगेशन और ये सब चीजें फुलफिल करनी चाहिए, तो वो तो सही है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, ये तो नेसेसरी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला तो यही सोचेगा। अब दूसरा एंगल कि भाई इससे पेशेंट को फायदा होना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पेशेंट सिर्फ एक पैसे देने की मशीन बन के रह जाए, उसका इलाज ढंग का ना हो, ये एंगल प्राइवेट इन्वेस्टर वाला नहीं सोचेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस, उसको तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना है, उसके भले से पेशेंट कल को नहीं आज ही मर जाए, ये चीज सोचने वाला काम है, दैट इज ऑफ गवर्नमेंट। पर यहां पर गवर्नमेंट इज वीक, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है पर गवर्नमेंट वीक है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए, ये रेगुलेटर एक अच्छा सा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। जैसे कि मैं बोलूं कि इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस की कंपनीज है, उनके ऊपर एक रेगुलेटर बिठा रखा है,
ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA, DAI। ठीक है, बैंक्स है, बैंक्स के ऊपर एक रेगुलेटर बिठा रखे, RBI। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, उसके ऊपर रेगुलेटर बिठा रखा, SEBI। पर हेल्थ सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर रेगुलेटर नहीं बिठा रखा, कि जो देखे कि भाई तुम पैसा तो इन्वेस्ट करो, कमा भी रहो, पर क्या क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, क्या ट्रांसपेरेंसी आ रही है। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दैट। तो गवर्नमेंट को ये रेगुलेशन वाला पार्ट गवर्नमेंट को ही करना है, ये गवर्नमेंट का एंगल है। ये नहीं सोचेगा प्राइवेट इन्वेस्टर कि यार मैं पैसा तो कम कमा लूं पर लोग है ना को अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस होनी चाहिए। अगर ये ऐसा करेगा, अगर प्राइवेट इन्वेस्टर ऐसा सोचेगा तो फिर वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है सही से। उसकी ड्यूटी है कि इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा कमाकर पैसा दो, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। यस तुषार। सर मैं ये पूछ रहा था, हम रेगुलेटर लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो जैसे 10 साल 20 साल के लिए उसने अपना इन्वेस्टमेंट पूरा कर लिया, उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जाएगा, हम्म। प्रॉपर मैनेज। तो वो ज्यादा सही तरीका होगा ना रेगुलेटर बिठाने से। रेगुलेटर कैन ऑल्सो हाँ, बी बट अभी करप्टेड। अपन उसकी बात नहीं करें, अपन किसकी बात करेंगे, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको और कितने अच्छे से करें जिससे कि क्वालिटी अपनी इंप्रूव हो। अपन अभी PPP की बात नहीं कर रहे, अभी अपन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इस वाले एडिटोरियल के अंदर। ठीक है तुषार। जी सर। तो यहाँ पर देखो, प्राइवेट इक्विटी फंड्स कैरी ए फिड्यूशियरी ड्यूटी टू डिलीवर अट्रैक्टिव रिटर्न्स। ये उसकी ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी ये नहीं है कि पेशेंट को प्रोटेक्ट करें, उसका ड्यूटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा उसके पास पैसा अर्न हो। दिस इज नाइदर इम्प्रॉपर और अनयूजुअल, और ये कोई गलत बात भी नहीं है। कैपिटल सीक्स रिटर्न, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको रिटर्न चाहिए। ठीक है, बोर्ड शुड शो द फाइनेंशियल प्रोग्रेस, इस तरह से ये बोल रहे हैं। However, the government has the responsibility, पर गवर्नमेंट की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये, टू एंश्योर दैट रिटर्न्स आर अचीव नॉट merely थ्रू कॉस्ट कटिंग और एक्सपेंशन बट थ्रू एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। कि भाई तुम पैसा कमाओ बट ऐसा नहीं है कि तुम तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि एफिशिएंसी दे ही नहीं रहो, क्वालिटी दे ही नहीं रहो, सब चीज में कॉस्ट कटिंग कर करके मरीज को कैसी भी पट्टी वट्टी बांध के कैसा भी इलाज करके, है ना, आप पैसे कमा रहे हो, ऐसा नहीं है। Unlike other industries such as banking, telecom, electricity, civil aviation, healthcare has no independent regulator with statutory power। तो ये पॉइंट आप उठा सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं होता है, और भारत के अंदर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए हेल्थ सेक्टर के अंदर। जैसे कि बैंकिंग में, जैसे टेलीकॉम में, ये लाइन कोई नहीं लिखे। अपीलेट प्रोसेसेस शुड बी देयर, कि अगर मेरे को कोई दिक्कत है तो मैं उसको उठाऊं, राइट, अपील करने का मेरे को मौका हो। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन शुड बी देयर। पेनल्टीज, हॉस्पिटल के ऊपर पेनल्टीज, मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक अकाउंटेबल, ये कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। प्राइवेट इक्विटी की डिमांड क्या है, हाई रिटर्न कैन पुश हॉस्पिटल टू रेज चार्जेस ऑफ कॉमन प्रोसीजर। इससे क्या होगा, चार्ज बढ़ा दो। एग्रेसिव बिलिंग प्रैक्टिसेस और रेस्ट्रिक्ट एक्सेस थ्रू द सेलेक्टिव इंश्योरेंस अरेंजमेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑन द बोथ कॉस्ट एंड आउटकम इज देयरफॉर एसेंशियल। इसलिए ट्रांसपेरेंसी कॉस्ट के ऊपर कि भाई इसका इतना प्राइस को रख रखा है, आउटकम के ऊपर, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट। दिस ओनली रिक्वायर्स हॉस्पिटल टू डिस्क्लोज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। और जब तक हॉस्पिटल वाले ये नहीं करेंगे, तब तक, कब तक नहीं करेंगे, जबकि एक स्टैट्यूटरी रेगुलेशन नहीं आएगी इस चीज की। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ अपना इलाज कराने के लिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए उसका पूरा डेटा, कि भाई इसमें किस तरह का क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, कितने लोग इसमें आए इसी बीमारी से, कितने लोग जिंदा रहे, कितने लोग मर गए, राइट, वो सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। ये पब्लिक पोर्टल के ऊपर होना चाहिए। पर हॉस्पिटल्स कभी भी इस तरह से करते नहीं। हॉस्पिटल से कह देते हैं कि हम तो बस NABH के अंदर, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उसके अंदर हम बता देते हैं, या फिर जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, एक JCI होता है प्लेटफॉर्म, उसके अंदर हम बता देते हैं। वो जो पूछता है वो हम बता देते हैं, पर वो ये सब चीजें पूछता ही नहीं है। तो एक पर्टिकुलर रेगुलेटर होना चाहिए हॉस्पिटल्स के ऊपर। ठीक है, बिकॉज हेल्थ केयर कैन नॉट बी जज बाय द कंज्यूमर्स एट द पॉइंट ऑफ परचेज। पेशेंट कैन नॉट एक्सेस द नेसेसिटी और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन एडवांस। पहले ही नहीं पता चलेगा कि मेरे अच्छा ट्रीटमेंट करेगा कि नहीं करेगा। एक बार ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद पता चलेगा। तो मतलब आप ऐसी दुकान पे जा रहे हो जहां पर आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसे वाला डायमेंशन नहीं है आपके पास, और वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। कल को आपको यहाँ पर ऑपरेट हुआ और यहाँ ऑपरेट होने के बाद आपको पता चला कि भैया मैं तो और बीमार हो गया, और पता चला कि और भी लोग बीमार थे इसी बीमारी से,
जो यहाँ पर आए थे और वो और ज्यादा बीमार हो गए। तो ये जब तक हॉस्पिटल मेरे को बताएगा नहीं, मेरे को क्या पता चलेगा? मैं तो चला गया ऐसे। क्यों? क्योंकि मेरे पास तरीका ही नहीं है पता करने का। दे रिमेन अनअवेयर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन हैव ए लोअर इन्फेक्शन रेट्स, मुझे नहीं पता। बेटर सर्जिकल आउटकम, मुझे नहीं पता। फ्यूअर एडमिशन विद इन द 30 days, ऑफर शॉर्ट वेटिंग टाइम और शो पेशेंट सेटिस्फेक्शन। अगर मेरे पास ये डेटा हो कि भाई हमने ऐसा ऐसा करा है, इतना वेटिंग टाइम रहता है हमारा, और हमने फिर इतना पेशेंट का सेटिस्फेक्शन देखो ये है, इतना रीएडमिशन हमारा हुआ, ये सब चीजें है ही नहीं, डेटा ही नहीं है। तो भाई तो मजबूरी है, बिना ये सब पता करे चला गया मैं तो। हॉस्पिटल ऑफन रेजिस्ट द आइडिया ऑफ सच ट्रांसपेरेंसी। हॉस्पिटल बोलते हैं ना भैया ना, ये वाली चीज हम नहीं देंगे। आर्ग्यूइंग दैट दे ऑलरेडी ऑपरेट अंडर द चेक्स, कि हमारे तो एनएबीएच, एनएबीएच मैंने आपको बताया नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर द हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स। और जेसीआई जो होता है दैट इज जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, यूएसए की बॉडी है। वो इंटरनेशनली देखती है कि भाई ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्वालिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है, राइट, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। वेल दिस आर वैल्यूएबल, दे आर वॉलेंट्री, और ये वॉलेंट्री भी है, दो तो दो, नहीं तो मत दो। दे हैव नो अथॉरिटी टू मैंडेट डिस्क्लोजर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेटा ऑन द क्वालिटी एंड आउटकम्स। इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो डेटा अल्टीमेटली मतलब ये है कि ये देते ही नहीं। हॉस्पिटल ऑल्सो पॉइंट टू द मल्टीट्यूड ऑफ द लॉ। हॉस्पिटल ये बोलते हैं कि भाई देखो बहुत सारे लॉज हैं, उसके अंडर हम काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंदर, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, हमारे ऊपर तो वैसे ही बहुत सारी रेगुलेशन है। अब ये इतनी सारी रेगुलेशन है पर इसका कोई काम नहीं है। ये भी ये बोलते हैं कि भाई एक सेंट्रलाइज्ड रेगुलेशन होनी चाहिए। अब ये हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं देखो हम तो कितनी रेगुलेशन में, पर इनमें से कोई भी एक रेगुलेशन इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मांगती इससे, जो कि एडिटोरियल में बात कर रहे हैं। नन ऑफ दिस स्टेचूज मैंडेट दैट हॉस्पिटल प्रोवाइड पेशेंट सेंट्रिक डेटा इन ट्रांसपेरेंट कंपेरेबल फॉर्मेट। तो नंबर ऑफ लॉस के अंदर होने, कोई लॉ तो मान ही नहीं रहा वो चीज को। और अलग अलग लॉ है ना, इसके कारण इनकी अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट भी हो जाती है, राइट। तो एक स्टैंडर्डाइज ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर हमको इनसे इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो। उसके बेसिस पे हमें राइट है, इसका अधिकार है हमें, कि हम अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी उससे प्रोवाइड करें जो कि जिसके अंदर कम वेटिंग टाइम हो, जिसके अंदर कम इन्फेक्शन रेट हो, जिसके अंदर कम अगर आप देखें तो डेथ्स हो, राइट, ये सब चीजें। पर हॉस्पिटल ये प्रोवाइड है। अदर कंट्री टू अलाउ द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंट्री कर रही है, बट फिर द विद द रेगुलेशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? इंग्लैंड केयर क्वालिटी कमीशन, अब ये आपको लिखना होता है एग्जाम के अंदर, इंस्पेक्ट बोथ नेशनल हेल्थ सर्विस हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इट्स रिपोर्ट्स आर पब्लिक। यूएसए के अंदर भी हॉस्पिटल लेवल इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड ऑन द मोर्टेलिटी आफ्टर कॉमन कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स, रीएडमिशन रेट्स, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट एक्सपीरियंस स्कोर्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट वेटिंग टाइम्स, ये सब कुछ उनको पब्लिश करना पड़ता है पब्लिकली। दिस अलाउज पेशेंट टू कंपेयर द हॉस्पिटल्स। हम तो नाम के बेसिस पे जाते हैं, फोर्टिस होगा तो अच्छा ही होगा, डेटा कहाँ है उसका? फोर्टिस में अच्छा इलाज हो जाता है साहब, अपोलो के अंदर अच्छा इलाज हो जाता है साहब, अपेक्स के अंदर हो जाता है, ऐसे कर करके चले जाते हैं। इन्वेस्टर नो दैट एवरी ईयर देयर हॉस्पिटल परफॉर्मेंस विल बी कंपेयर्ड विद अदर्स। वंस अ हॉस्पिटल नो दैट देयर मोर्टेलिटी, इन्फेक्शन रेट, रीएडमिशन, पेशेंट कंप्लेंट्स, एवरेज चार्ज, ये सब चीजें पब्लिकली आ रही है, तो मार्केट अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये कहना है कि हर एक अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिकली इंफॉर्मेशन दे। और कोई भी पेशेंट है तो उससे पहले उसको इन्फॉर्मेशन दे। जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है तो ये बताएं कि हमारे इतने सारे कैंसर के पेशेंट थे, उसमें से इतने का इलाज हुआ है, इतने ठीक है, अब ठीक ठाक है, इतने भगवान को प्यारे हो चुके हैं साहब, और ऐसी हमारी रेट है, और इन्फेक्शन रेट हमारा इस तरह से, ये सब कुछ देना होगा। तो वैसे ही आप देखो, वैसे ही बहुत सारी अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन हो रहा है, राइट, इतना सारा कंपटीशन है। तो इन सब चीजों में अपने आप, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, तो फिर लोग देख कर आएंगे नहीं। कोई ऐसे बोले साहब देखो 100 पेशेंट आए थे कैंसर के, 70% भगवान को प्यारे हो गए, हमारे यहाँ पे ये डेटा है, और हो सकता है थोड़े दिनों में 71 हो जाए, बाबूजी का हाल तो ऐसे दिख रहा है। तो आप इलाज छोड़ना कराओगे इससे? आप दूसरे हॉस्पिटल में गए कि 100 पेशेंट थे, 5 की डेथ हुई है बस अभी, तो उसमें करोगे ना आप इलाज, पर डेटा तो हो साहब, कोई डेटा तो बताए। कभी पूछा आपने अच्छा भैया मेरे ना ये वाला प्रॉब्लम है, बताओ पहले ये बताओ आपके कितने मरीज सही हुए? हॉस्पिटल वाला तुमको भगा देगा सिक्योरिटी को बुलाकर, जबकि हमारा राइट है। तो
प्राइवेट इक्विटीज नो ऑल दिस, बट व्हाई दे शुड रेज इट, है ना? दे विल फॉलो इट थ्रू देयर बोर्ड्स वंस इट बिकम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। पर जब ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो जाएगा तब ये क्या करेंगे, तब ये इस तरह से चीजें लेकर आए। और फिर क्या होगा, फिर अगर हम देखेंगे तो चीजें इनलाइन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एजुकेशन की बात बोलता है, एजुकेशन सेक्टर इज मोर फ्रेगमेंटेड। प्राइवेट इक्विटी हैज एंटर्ड थ्रू प्राइवेटली रन यूनिवर्सिटीज के 12 चेन, के 12 मतलब किंडरगार्टन से लेकर 1 2 3 4 इस तरह से के 12 चेंज होते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड है भाई बचपन से लेकर पूरी पढ़ाई, 12वीं तक की पढ़ाई, राइट? कोचिंग बिजनेसेस, एड टेक प्लेटफॉर्म, ऐसे इसके अंदर अलग अलग तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब इसमें प्राइवेट, जैसे कोचिंग बिजनेस की हम बात करें तो कोचिंग बिजनेस के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी फंडिंग लेके इंस्टीट्यूट्स खड़े करते, जैसे अन अकेडमी था, तो अन अकेडमी को बहुत फंडिंग मिलती थी। अब इनको क्या है, फंडिंग मिलती है, तो ये क्या करते हैं, ये इसमें भी रेगुलेशन चाहिए होगा। अब ये क्या करेंगे, सब छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस को खरीद लिया, है ना? आप देखेंगे अन अकेडमी ने पहले मर्जर और एक्विजिशन तो बिल्कुल उनकी फर्स्ट पॉलिसी उसकी यही थी कि जो भी इंस्टीट्यूट देखे उसको खरीद लो, जो भी इंस्टीट्यूट देखे उसको खरीद लो, इसको मर्ज कर लिया, ये कर दिया, ये कर लिया, इस तरह से फंडिंग आ रही है इनके पास। खैर अब तो खुद ही मर्ज हो रहा है, ठीक है, इसका खुद का एक्विजिशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, रिस्क इंक्लूडिंग मर्जर एंड एक्विजिशन लेड एक्सपेंशन, प्रीमियम स्कूल फॉर द एफिलेंट फैमिलीज, राइट, स्टीप फीस इंक्रीज, कोचिंग दैट क्राउड्स आउट द एजुकेशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग दैट डिस्करेज द क्वेश्चनिंग। इस तरह की कोचिंग अब इंडस्ट्री बन रही है, या फिर स्कूल, या फिर इस तरह से। व्हेन यूनिवर्सिटी ट्रीट स्टूडेंट्स मेनली एज ए कस्टमर, अगर आप देखो स्टूडेंट्स को कस्टमर की अगर तरह ट्रीट करें, जैसे कोचिंग इंडस्ट्रीज भी यही कर रही है कि बस एक बार एडमिशन हो जाए फिर दूसरी चीज स्टार्ट कर दें, कस्टमर की उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी तरह से वो इवॉल्व करें, उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको इवॉल्व करें, कम से कम एजुकेशन सेक्टर में तो ऐसा होना चाहिए, राइट? पर अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उनको कस्टमर की तरह कर दिखाया है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सफर्स, right? The challenge before the government is not to discourage investment, but to ensure that the patient and the students remain at the center of the health and education system. भाई इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे पेशेंट्स हैं। Institutions already collect outcome data. Government now needs to resolve to the direct that it be made public, है ना? इनके पास डेटा तो होता है, पर उसको पब्लिक करने के लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि गवर्नमेंट उसको पब्लिक, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। आजकल देखो इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे डेटा पब्लिक होता है ना? कि हमारे यहाँ से भाई साहब 200 एडमिशन हो गए, 200 मतलब सिलेक्शन हो गए, ठीक है? और 200 सिलेक्शन कैसे हुए, हमने एक फ्री का मॉक टेस्ट निकाला था साहब, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देना है, हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई थी साहब, ये 200 बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे, ये 200 बच्चे तीसरे में मिल जाएंगे, एंड सो ऑन। तो जो मॉक टेस्ट में भी बैठते हैं ना वो भी इनके स्टूडेंट हो जाते हैं, जो इंटरव्यू में बैठते हैं वो भी इनके, और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट अभी सब पे फाइन लगे हुए हैं, पर फाइन इतना 5-5 लाख रुपए की फाइन है, उसमें क्या होगा, समझ में आ रहा है? तो ये चीज आजकल तो पता ही नहीं चल रहा, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, व्हाट्सएप की चैट भेज दे रहे, व्हाट्सएप पे लगा देना चैट, फेक चैट बनाकर स्टूडेंट बात कर रहा है टीचर से कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सिलेक्शन हो गया, कोई बात नहीं बेटा तुम्हारी ही मेहनत थी, कोई बात नहीं, और मेहनत करो, इस बार मेंस में भी अच्छा करना है। फेक, सब कुछ फेक चल रहा है आजकल, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको इसके अंदर समझना है, राइट? चलिए अब हम, आप लोग तो सब जानते ही हैं, आप सब लोग गए हुए हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर, आपको पता है कि आपको बोल के तो ये बुलाया जाता है कि देखो भाई ये हमारा बच्चा था, ये हमारी बच्ची थी, राइट? फिर आप आ गए और वाह यार हम भी ऐसे बनेंगे, हथेली में चांद दिखा दिए, और अभी तक हथेली में चांद ही देख रहे हो, समझ रहे हैं? तो इस तरह से, तो हर चीज के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इसका कुल मिला के बात ये है। तो क्या आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गलत है, राइट? उसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो हो, बट वैसा एक तरह से गवर्नमेंट रेगुलेशन भी होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर, घुस जाओ अब इसमें जो भी पड़ा हुआ है हेल्थ सेक्टर में ऐसा ऐसा है, सर हम ठीक है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गलत है उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो गलत है।
नहीं नहीं, गलत नहीं है भाई। सर कल की न्यूज है। हम्म, सर इसरो के क्रूशियल प्रोजेक्ट्स में से पिछले 3 साल में 120 साइंटिस्ट ने इसरो छोड़ दिया है टू हम्म, गो इन प्राइवेट रॉकेट मार्केट, जो कंपनीज खुली हैं। इसरो कुछ 1,70,000 80,000 सैलरी दे रहा होगा, वो इनिशियल स्टेज पे 3.5 लाख सैलरी देते हैं। दे आर जंपिंग इनटू दैट। फिर देश के क्रूशियल साइंटिस्ट जो गगनयान के प्रोजेक्ट मिशन पे थे वो छोड़ के जाएंगे। तो हम्म। देश तो सर फिर ऐसे कहाँ डेवलपमेंट करेगा, प्राइवेटाइजेशन ही हो गई। फिर हाँ तो तो प्राइवेट इंडिया इज सेक्टर, ऑन द वे टू बिकम अमेरिका। इंडिया इज नॉट देन इंडिया देन। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अमेरिका बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है, इतना डेवलप कंट्री। सर वो डेवलप्ड नहीं है ना सर, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसको किसी से मतलब नहीं है। सुबह अगर कोई उठता भी नहीं उससे कुछ से मतलब नहीं है आज तो। के जमाने में कहाँ कहाँ तुम ये बोल रहे हो, रियलिज्म ही चल रहा है आज के जमाने, किसको किससे मतलब है तो। सर बट फिर ये इंडिया तो मत डेवलप बोलो नहीं कर कि इंडिया पाएगा। विल बिकम अमेरिका। अगर इंडिया अमेरिका बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या है, डेवलप नेशन सर बन रहा मैं एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था। है। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई इंडिया को भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स पे, ऐसा नहीं है। राइट, कि इंडिया इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स, ईरान की मदद नहीं करी, या फिर इसराइल के साथ है, इसराइल इतने सारे वार क्राइम्स कर रहा है, इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है? तो तो वो तो वैसे चलो ठीक है, बट प्राइवेटाइजेशन तो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है ना। प्राइवेटाइजेशन नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे बोल दोगे ना तो ये तो क्रांतिकारी वाली अप्रोच हो गई, भगत सिंह वाली अप्रोच। क्रांतिकारी नहीं बन रहा है, सिस्टम के साथ अंदर में रह के कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पर उसको रेगुलेटेड फॉर्म में चाहिए। रेगुलेटेड फॉर्म तभी तो जाके डेवलप करेंगे। सर सपोर्टिंग एग्जांपल भी तो है इसरो का इतना बड़ा, ये तो न्यूज़ है, प्रॉपर नहीं नहीं, सपोर्टिंग तो ये एग्जांपल है। ठीक है, ये आप इसके अंदर बोल सकते हो, तो आप ऐसे कह सकते हैं कुछ जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं उसको प्राइवेटाइज मत करो। नेशनल इंटरेस्ट में हेल्थ, एजुकेशन, नहीं, स्पेस हेल्थ साइंस। को तुम यार देखो, इतनी सारी अब इस तरह की बात करोगे तो फिर उसका कोई डिबेट डिस्कशन का कैसे मतलब। हेल्थ में आप सोच के देखो कि इतना सारा जो पैसा लगेगा, इतने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे बैठ रहेंगे, गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल हो तो वो कहाँ तक वैलिड है, ये बताओ, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुल रही। सर मेरी वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस अगर हम प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जिन लोगों को इलाज चाहिए उनका इलाज हो ही नहीं रहा है सर प्राइवेट हॉस्पिटल में। हाँ, क्यों अब नहीं जो हो रहा है, बिकॉज गरीब रेगुलेशन आदमी में पहुंच ही नहीं पा रहा है, उतना पैसा ही नहीं है सर, अब पर्ची नहीं कटवा पाओगे अंदर जाके, हाँ, रेगुलेशन कर लो। क्यों, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है ना। करो, फीस को अगर आप यही तो बोल रहे हैं कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, देखो ये तो नेसेसरी इविल है ही, इविल है पर नेसेसरी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी खत्म कर दिया, लो भाई, गरीब भी नहीं कर पा रहा, तब अमीर भी नहीं कर पा रहा, सब बीमार होके मर गए, फिर क्या करोगे। अब मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल हटा दो, पूरे पूरे हटा दो अभी, अपनी लोकेलिटी से प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल हटा दो, हटा दिए तुषार। जी। अब बताओ तुम्हारा पैर में कोई प्रॉब्लम हो गया मतलब किसी की भी। सर पिम्स है, सिविल हॉस्पिटल है, पीजीआई है। हाँ, कितना, इतने सारे लोग सब सब चले जाएंगे उसके सर अंदर, पीजीआई में चले पिम्स जाएंगे। तो कम से कम जो पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सर जलंधर में पिम्स नहीं है, बहुत डिस्ट्रिक्ट में पिम्स है। हाँ, बट सारे लोग लोग भी तो कितने ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट में, एक हॉस्पिटल में कितने बेड होंगे, तो इतने सारे लोग हैं तो लोग भी तो ज्यादा ही हैं, ये भी तो देखो। अब अगर तुम ऐसे लिख दोगे ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बंद ही कर दो साहब, ये सर तो ऐसे तो होगा कि चाइना का माल बंद कर दो, वैसा वाला सर, मतलब। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 300 करोड़ की मूर्ति बना रहे हैं, उससे कितने बिम्स बन सकते हैं सर, हमें पेपर में यही तो लिखना चाहिए। वाई आर वी सपोर्टिंग प्रो गवर्नमेंट थिंग्स, वाई आर वी नॉट प्रो गवर्नमेंट नहीं राइट है, जो क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल है वो बता रहे हैं, इसमें प्रो गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करो पर रेगुलेशन के साथ। प्रो गवर्नमेंट नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि डेटा के हिसाब से अगर आप चलोगे ना, ये जो अप्रोच ले रहे हो ये बिना डेटा के अप्रोच है। डेटा के हिसाब से चलोगे, आप ये बताओ कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्यूपेंसी रेट्स क्या है, इनके होने के बावजूद भी, लोगों को पैसे देने के बावजूद भी बेड नहीं मिल रहे। समझ में आ रहा है, वेट करना पड़ रहा है उनको ऑपरेशन कराने के लिए, तुम्हारे पास कितना ही पैसा हो पर वेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। पर गवर्नमेंट ही सारी हेल्थ फैसिलिटी नहीं कर सकती, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। प्राइवेट वाले भी कमाए, थोड़ा बहुत कमाए, पैसे नहीं कि बिल्कुल पूरा ही कमा लिया होगा, पर रेगुलेशन के हिसाब से, ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ सर, अगर रेगुलेशन मतलब कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फीस पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो फिर बहुत वैसे तो बढ़िया है, नहीं रेगुलेटर तो। होगा। अब आप कह दो सर प्राइवेट बैंक ही ना हो, तो फिर कैसे होगा। सोच कर देखो, इतने सबको पब्लिक बैंक ही प्रोवाइड कर देगा कि सारा पैसा। बैंक तो होनी चाहिए बट दैट शुड बी रेगुलेटेड थ्रू व्हाट, थ्रू द आरबीआई। आरबीआई, रेगुलेटर होना चाहिए जो कि उसको रेगुलेट करके रखे। अब आप कह दो कि साहब प्राइवेट कंपनीज के अंदर स्टॉक मार्केट ही नहीं होना चाहिए सर, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए स्टॉक मार्केट होना चाहिए। स्टॉक मार्केट इज द नेसेसिटी बट दैट शुड बी रेगुलेटेड बाय द सेबी।
आप बोले सर इंश्योरेंस की कंपनी ने, आप तो जानते हैं इंश्योरेंस की कंपनी किस किस तरह के फ्रॉड करती है, आप तो जानते होंगे तुषार। तो इंश्योरेंस की कंपनी नहीं होनी चाहिए फ्रॉड है तो, ऐसा थोड़ी ना एलिमिनेट थोड़ी ना कर सकते हो हर चीज को। कुछ भी नहीं होना चाहिए सर, फिर कुछ भी नहीं है, अब क्या करें। ऐसा सोचना होगा तुमको, ऐसा लिखना पड़ेगा। बहुत मतलब ना, वो आंसर हो गया कि जिसमें हम एग्जैक्ट फैक्ट तो चलो उसके भी खिलाफ भी हैं प्राइवेटाइजेशन के, पर हम वो करने ही चाहिए आंसर में मेरे हिसाब से। नहीं ये तो फिर तुम मतलब वैसा हो जाएगा कि विदाउट डेटा एविडेंस के हिसाब से, ये तो फिर तुम सामने रिक्शे वाले से बोल दो, रिक्शे वाला भी ऐसा कैसा भाषण दे देगा। नहीं नहीं, डाटा के साथ वही कर, विद फैक्ट्स लिखना चाहिए, फैक्ट्स तो हाँ, सर। तो डेटा के साथ आओ, फिर डेटा के साथ आने में तुमको ये पता चलेगा यार, बेड्स तो बहुत कम है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, है ना, गवर्नमेंट वैसे ही डेफिसिट में चल रही है, डेवलपिंग नेशन है। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स के पास पैसा है, तो वो इन्वेस्टमेंट करें तब जाकर हो। बट दैट इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो फिर क्या होगा, गौर लोगों को दिक्कत होगी, तो उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कम करें वो। और उसके लिए वो लोग तो सोचेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट रेगुलेट करे उनको, गवर्नमेंट की रेगुलेशन के अंडर में, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में, जिसमें सब कुछ आएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस में, वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। देन जो होगा एक तरह से कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा सोचना पड़ेगा तुषार। जी। हर सेक्टर में ऐसा ही सोचना पड़ेगा। अब जैसे रोड बन रही है इतनी बड़ी बड़ी, इतना इन्वेस्टमेंट चलता है, तो इसमें अगर प्राइवेट प्लेयर बोले साहब मैं तो नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट के पास कहाँ पैसा है। सर अब रोड की बात सुन लो, अभी प्राइवेट प्लेयर L&T ने पूरी कंस्ट्रक्शन की थी एक्सप्रेसवे की, पहली बारिश में गड्ढा हो गया, बात तो वही है ना सर, फैक्ट तो वही फैक्ट है। हाँ तो पर फिर रोड, एक रोड ही नहीं बने, एक रोड में बस गड्ढा है, तो इस गड्ढे को रोको ना, किसने कहा है कि ये गड्ढा हो, इसके लिए रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ये है ना बात, ये लिखो ना तुम। ऐसे रोड ही नहीं हो क्योंकि रोड में गड्ढा आ जाता है साहब, और रेगुलेशन अच्छा नहीं है, इसलिए रोड ही मत बनाओ। कहने का वो नहीं है कि रोड ही ना हो, ये तो हो फिर कि कैसे बनेगी रोड, सारा ऐसा गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही पास है नहीं। प्रॉपर अपने स्ट्रक्चर से काम करे, हाँ, प्राइवेटाइजेशन यही के तो बोल चक्कर रहा हूँ, में। प्राइवेट गवर्नमेंट अपने स्ट्रक्चर से कैसे काम करे, हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, अगर इस अप्रोच से लिखोगे आंसर तो नहीं मिलेंगे नंबर, कि सब सब कुछ गवर्नमेंट ही करते, पीएसयू बना दे सब, एक भी प्राइवेट कंपनी ना हो, सब कुछ गवर्नमेंट ही करे, यही तो बोल रहे हो तुम इनडायरेक्टली। हाँ, इज दिस डायरेक्टली बोला पॉसिबल, यही यही इज दिस यही। पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल इन एनी ऑफ द कंट्री, कोई प्राइवेट कंपनी ना हो क्या। 1991 से पहले यही तो था, आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फिर क्या तुषार को कहाँ ढूंढेंगे कि तुषार भैया सही आइडिया दिया था तब तो बहुत क्रांतिकारी लग रहे थे, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, बताओ क्या करो। तुम सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खत्म कर दोगे, इकोनॉमी कैसे रन करोगे। यही बात है। मतलब बोल नहीं सकते हैं अपन, ऐसे कोई भी बोल सकता है ये तो चीजें, बट आप ये समझो कि ओवरऑल पिक्चर क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिश करोगे तो कैसे चलेगा। और तुमको अब ये आ जाएगा इस टाइम पर जहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नीड ऑफ आवर, एक ऐसा सिविल सर्वेंट बनने जा रहा है जो कि क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रोककर पब्लिक करना चाहता है, पूरा पूरा सोशलिज्म लेकर आना चाहता है। तो भाई ये तो क्रांतिकारी ला देगा, इसको तो नहीं लाना है, तो आपका क्वेश्चन इसलिए मार्क्स कम मिलेंगे प्रैक्टिकली। समझ में आ रहा है, जी सर। पब्लिक का भाषण नहीं देना है तुम्हें वहां पर एग्जाम के अंदर, पॉलिटिकल रैली को संबोधित नहीं करना, तुम्हें जाके सिस्टम चलाना है, बाहर खड़े होकर नहीं, अंदर आप, एक ऐसा ऐसा बंदा चाहिए कम से कम उनको, जो सिस्टम के अंदर की में रहकर सोचे। समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल भाषण तो आराम से दे सकते हैं इसके अंदर, क्यों रखा है इतना सारा ये सब चीजें, सब बंद करो, सारे प्राइवेट कंपनीज को बंद कर दो। आपको ऐसा करना चाहिए कि एक ही प्राइवेट कंपनी बन गई, ये प्रॉब्लम है भाई, उसका पॉलिटिकल नेक्सस हो गया, देयर शुड बी फेयर कंपटीशन अमंग द प्राइवेट कंपनीज। आपको ये कहना चाहिए कि भाई प्राइवेट कंपनीज के बीच में अगर फेयर कंपटीशन नहीं होगा तो देन इट विल लीड्स टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन। जैसे आप अडानी का एग्जांपल दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, कि अडानी पोर्ट, सारे पोर्ट्स जो हैं वो अडानी की हैं। तो इस तरह से ना करके गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, ये इतना लिख सकते हो। पर तुम ये कहो कि सब अडानी भी ना हो, अंबानी भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बस भारत की गवर्नमेंट ही हो, तो दैट इज नॉट द राइट तुषार। जी सर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे ही अब देखो, अब यार अपन आप लोग तो अभी पढ़ ही रहे हो ना, अभी अभी आ ही रहे हो,
और मतलब सिस्टम के अंदर मतलब चीजों को समझ ही रहो, तो ऐसी भावनाएं आनी बिल्कुल जरूरी है। पर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी फ्रॉम माई साइड कि आपको रेक्टिफाई करूं। पर अगर मान लो तुषार बोलता ही नहीं और ये चीज कॉपी में लिख देता, समझ रहे? तो जो लिखना है वो समझने के लिए आपको बोलना तो पड़ेगा ना। तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, तो लाइव क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो? फिर तो मैं इसको यूट्यूब पे पढ़ा देता हूँ। समझ रहे हो? यस फरिया। सर हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है प्राइवेट सेक्टर को। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है प्राइवेट सेक्टर को, तो ये तो दिस इज गुड थिंग। अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट से प्राइवेट सेक्टर आ रहा है सिस्टम के अंदर, तो दैट इज, आप ये लिख सकते हैं कि मोनोपोली क्रिएट हो रही है प्राइवेट सेक्टर की, दैट इज नॉट राइट। ऐसे आप लिख सकते हैं अगर आपको क्रिटिसाइज नहीं, कर। पहले वाला आपने एक आर्टिकल पढ़ाए थे सर हमको कि रोड बनाना था, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा मतलब कि इनकम नहीं है गवर्नमेंट की ज़्यादा, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व करते थे। आपने ये पढ़ाया था ना, तो उधर से उसको लिंक करके मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना हम। हाँ, दैट इज अ गुड थिंग कि दोनों को मिलकर देश बनाना होगा, गवर्नमेंट को और प्राइवेट प्लेयर्स को भी। हम्म। इसमें अगर एक का भी, जैसे प्राइवेट प्लेयर का, बट ये मोटिव रहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो दैट शुड बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट वेलफेयर ऑफ द पीपल कैन आल्सो बी डन। ऐसे आई होप सबको समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है तो थैंक्स टू तुषार, क्योंकि और तो कुछ पूछा नहीं, यही पूछा है। तो भाई बोला बोला करो, ऐसे कब बोलोगे? नहीं तो फिर डायरेक्ट जाके इंटरव्यू में बोलेंगे साहब हम तो, हमारा मुंह सर इसके अंदर इतनी मतलब सोना भरा हुआ है, इंटरव्यू में निकलेगा वो तो जाकर। ऐसा नहीं होता। यस नितेश। सर इन दैट केस ये जो महारत्ना कंपनीज लाइक वाइजर स्टील और ये एलआईसी को जो प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान है, इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटिव है? एफिशिएंसी अगर अपन देखें तो, बट आपको यहाँ पर ये पॉइंट लिखना होगा, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कर रही है, देखो इसके लिए आपको समझना होगा एक चीज, कि एक कंपनी थी मान लीजिए गवर्नमेंट की, ठीक है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रही थी, जैसे आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर रही है वहां, ठीक है। अब ये ही आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर रही है सिर्फ, और गवर्नमेंट के पास और इतना पैसा नहीं था कि हर जगह कंपनी खोल दे, और गवर्नमेंट ने आयरन एंड स्टील को कोर इंडस्ट्री में रख के इसको रिजर्व कर रखा है कि गवर्नमेंट ही खोल सकती है। तो आप बताओ पूरे देश की आयरन एंड स्टील एक ही कंपनी से आ पाएगी क्या? पॉइंट नंबर वन, नहीं आ पाएगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा? प्राइवेटाइजेशन करना होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मेरी पर्सनल लाइफ से अटैच्ड है वो मैं देख सकता हूँ इसके अंदर, कि बीएसएनएल था बस पहले, है ना। बीएसएनएल कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ उसको, क्योंकि मुझे उसको लिंक कर सकता हूँ, मेरे फादर बीएसएनएल में थे, राइट। तो बीएसएनएल जो है ना, जब ये था तो इसके अंदर और कोई भी आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब, जियो वियो, ये कोई नहीं आ सकता था, राइट। अलाउड ही नहीं थे। दिस इज अ रिजर्व सेक्टर। रिजर्व सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ही इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन इज द रिजर्व सेक्टर। एक कॉल की रेट जो थी वो 60 रुपए हुआ करती थी। 60 रुपए। आर यू गेटिंग दिस? वो भी इनकमिंग कॉल की, जो आजकल फ्री है। आप समझ में आ रहा है? दिल्ली से अगर जयपुर कोई इनकमिंग कॉल करेगा तो उसको, जो जयपुर वाला है, जिस बंदे ने फोन उठाया है, उसके 60 रुपए लग जाएंगे 2-3 मिनट के। आज अगर ये कंपनीज आने नहीं देते, अगर तुषार अपनी अप्रोच लगाते ये कि सर ये और नहीं 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 सर, ये प्राइवेट कंपनी नहीं आनी चाहिए, तो आज क्या इतना ज्यादा एक्सपेंशन टेलीकम्युनिकेशन का होता? इवन आज क्या आप क्लास देख सकते, आज भी बीएसएनएल का नेटवर्क लगा लो, वाईफाई नहीं आएगा तुम्हारे घर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, है ना, डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा। तभी तो 1991 का क्राइसिस आ गया हमारे पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तब हमने अपने रिजर्व सेक्टर को खोला, ओपन अप करा, क्लोज इकोनॉमी से हम ओपन इकोनॉमी की तरफ गए, ठीक है। दूसरी चीज जो है ये है कि एक्सेसिव प्राइवेटाइजेशन अगर हो रहा है, एक्सेसिव प्राइवेटाइज, मान लीजिए एक कंपनी है, पीएसयू है, जिसका रेलिवेंस आज भी है, मान, ठीक है, और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करके भी दे रही है गवर्नमेंट को, है ना। प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही होती तो अलग बात है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है पूरी तरह से, सरकारी कंपनी है, अब इसको गवर्नमेंट किसी तरह से इसको ढो रही है इस कंपनी को,
राइट। तो इसको प्राइवेटाइजेशन कर दो, इस रिसोर्स, इतनी सारी लैंड भी ले रखी है, रिसोर्सेज भी यूटिलाइज कर रखा है इस कंपनी ने, तो इसका प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं आप, ठीक है, आराम से। पर एक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और उसका अभी नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है वो कंपनी, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसके अंदर भी अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो दिस कैन लीड्स टुवर्ड्स द कि आपने एक्सेसिव प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इसको यू कैन क्रिटिसाइज। पर प्राइवेटाइजेशन गलत ही है सर, तो हम प्राइवेटाइजेशन को खुल के, नहीं गलत नहीं है भाई, गलत होता ना तो आज तुम क्लास नहीं देख पाते। अगर बीएसएनएल ही होता, बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या था भाई साहब, नहीं लगेगा, कितना भी ट्राई करो, ऐसे ही करते रहते भाई, फोन मिल जाए। नहीं सर, बीएसएनएल के अकेले होने का कारण था हमारे, जो हम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ नहीं ले पाते थे, हमारे सैटेलाइट कम लॉन्च थे। गवर्नमेंट ने सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, आज बीएसएनएल के ये हाल, ये इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। फ्रीक्वेंसी एयरटेल बाय कर लेता है, जियो बाय कर लेता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाँ, सेवन अब ट्वेंटी ठीक बिट्स है, ये वाली। कंपटीशन हो गया और इस तरह से हो गया, ऐसा नहीं कि दिस वाज ओनली द रीजन, ऐसा बैंडविड्थ नहीं मिल सकता एकदम से, बैंडविड्थ मिल गई क्या सारी नहीं, 1991 के बाद? सैटेलाइट्स गए हैं ना सर, मेजर मेजर हमारे सैटेलाइट। जियो भी तो 2014 के बाद ही आया जब हमारी सैटेलाइट चेन ऊपर गई, जियो कौन सा हाँ, अभी तो का है। वो बाद में आया है, पर जब तक थी तो उसके अंदर भी तो प्राइवेटाइजेशन हो सकता था, बैंडविड्थ भी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती थी, हुई ना 1991 के बाद। ऐसा थोड़ा ना कि उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता था, सारा सारा यही करेगा तब मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी गवर्नमेंट की भी। और गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं है कि होली काऊ है, गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के अंदर जैसा जितना रेड टेपिज्म है उतना तो होता ही नहीं है। एक कनेक्शन लगवाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता था, आई नो दैट। जी सर। समझ में आ रहा है? तो ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी का कौन सा, अगर तुम सारी पावर गवर्नमेंट को दे दोगे भाई, सारी पावर गवर्नमेंट को दे, गवर्नमेंट इतनी करप्ट हो जाएगी तुम्हें पता नहीं रहेगा क्या करें। इसी तरह से सारी पावर एक ही कंपनी को अगर आपने दे दी, मान लो गवर्नमेंट के नेक्सेस में, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं पर एक ही कंपनी को दिए जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। इसको आप कर सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा। वो दिन देखे नहीं है ना अपन लोगों ने, क्योंकि जब गवर्नमेंट के हिसाब से सब कुछ चलता था, तो वो तो और भी खराब है गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट अगर पावरफुल हो जाए तो दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द डिक्टेटरशिप, करप्शन। तो एक साइडेड नहीं सोचना है ना, हमें अपने मन को थोड़ा सा मैच्योर बनाना है। अब जैसे कोई महारत्न कंपनी जैसे ही बोल रहे हैं, अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो उसका क्या, उसका अगर प्राइवेटाइजेशन करा गया है वो कंट्री के नेशन इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है, तो अपन उसको देख सकते हैं कि भाई इतना भी प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है कि हर चीज में प्राइवेटाइजेशन करना है। तो देयर शुड बी ए, ऐसा आप कंक्लूजन लिखें, देयर शुड बी ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द इन प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, बैलेंस होना चाहिए। एक 2014 के अंदर अपना एक ये जो था इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें एक चैलेंज था दैट इज नोन एज चक्रव्यूह चैलेंज, कि कंट्री इज फेसिंग द चक्रव्यूह चैलेंज, जिसमें कंपनी स्टार्ट तो हो जाती है, कंपनी खोलना तो इजी है, पर कंपनी जो है उसको एग्जिट करना, बंद करना बड़ा मुश्किल है भारत के अंदर। और उसके कारण क्या हो, उसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है सिस्टम में, कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि रिसोर्सेज लेकर बैठी हैं, कि लैंड है ना, सब कुछ रिसोर्सेज के पास है, राइट, बट बैंकरप्ट है, और गवर्नमेंट उनको क्या कर रही है, कह रही है कि किसी तरह से कहीं बंद नहीं हो जाए। और इसमें पीएसयूज जो है दैट इज मोर, राइट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स किसी तरह से चला रही है, क्योंकि इनका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो इनको बंद नहीं होने दे रही गवर्नमेंट, कह रही तेरे को मेरी कसम है अगर तू बंद होगी तो ऐसा। तो इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बोला है। तो हमें ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना है जैसा आप कर रहे हैं, हमें थोड़ा स्टाइल से क्रिटिसाइज करना है। आप ये बोल सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इतना ना हो जाए कि वेलफेयरिज्म जो है अप्रोच वो कम हो जाए, ये आप बोल सकते हैं। पर प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ही हटा दो सर, ये तो चीज ही नहीं है। सर हम प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं, इसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है तुषार, आई होप यू गॉट इट। जी सर। जी। तो अगर जैसे आप इसरो की बात कर रहे हैं, तो इसरो के अंदर अगर नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रही है चीजें,
कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी के अंदर अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाए तो हर कोई एटम बम बनाता घूमेगा फिर, मैं फोड़ू, राइट, कंपनी इस पे बाहर हो जाएगा। तो एटॉमिक जैसे एनर्जी है, जैसे रेलवे सेक्टर है, दैट शुड नॉट बी सो मच प्राइवेटाइज्ड, बिकॉज रेलवे सेक्टर एक ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है जिसके अंदर गरीब से गरीब आदमी भी जा सके और अमीर से अमीर आदमी जा सके, ये अपन को इसके अंदर बोलना चाहिए। अब तुम बोलो सर, ऐसे मान लो कोई ऐसा बोले कि रेलवेज की जरूरत ही क्या है सर, एयरप्लेन है ना आपके पास, तो दैट विल नॉट बी राइट। ठीक, बसेस से चलता है ना सर, ये सारे ट्रैक व्रैक हटा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अपन को एक एक मैच्योर इंसान की तरह आंसर करना है मतलब चीजों को। ठीक है, अभी ये एडिटोरियल अपना रह रहा है, ये अपन फिर कल करते हैं ज्यादा, या फिर अभी कर लेते हैं, छोड़ो, है ना। देखो ऐसा था कि इंडो पैसिफिक के अंदर आपको पता है, इंडो पैसिफिक के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है कि अमेरिका यहाँ से निकल भागा है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, रीजनल चीजों को लेकर काम कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर मैंने कहा था आपसे, अब चाइना कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। तो चाइना अपनी जो मिसाइल्स है उसका एक तरह से क्या कर रहा है, नई नई मिसाइल यहाँ पर बना रहा है और नई नई मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण कर रहा है। देखो मिसाइल तो ऐसा है कि मिसाइल आपने पहले बना रखी होगी, राइट, पर अभी तक वर्ल्ड को दिखाया नहीं कि मेरे पास ये मिसाइल है। ऐसा भी होता है, अपन ने जैसे मान लीजिए अग्नि 7 है वो बना रखी होगी, पर हम उस वक्त चलाएंगे जब स्ट्रेटेजिकली राइट टाइम होगा, वर्ल्ड को दिखाएंगे कि देखो हमारे पास ये वाली मिसाइल भी। अभी चाइना ने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करा है अभी थोड़े दिनों पहले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि देखो हमारी, और वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है दैट इज अ लॉन्ग रेंज मिसाइल जो कि सबमरीन से लॉन्च करी जा सकती है, और दैट इज न्यूक्लियर वारहेड को वो कैरी कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। तो ये इस वक्त करना मतलब इंडो पैसिफिक के अंदर, और ये क्या है, पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन के अंदर सारी कंट्रीज को क्रॉस करके उसने उस जगह मार कर फेंकी है उसको, टेस्ट करते वक्त जहां पर बैन है कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट का, मतलब कोई भी मिसाइल टेस्टिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चाइना टेस्टेड इट सी बेस्ड लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल लास्ट वीक July 6, मार्किंग इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट ऑफ सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल इन द इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर में डाली, राइट। पहले जब इंटरनेशनल वाटर में करी थी दैट इज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने, तब पहली बार करी थी 1980s में, अब यहाँ पर करी 2026 में। इंटरनेशनल वाटर, खुद के पानी में डालो तो ठीक है, समझ में भी आता है, पर इंटरनेशनल वाटर में पूरा का पूरा डालकर देखा, और उस जगह पर चाइना कंडक्टेड ए लैंड बेस्ड ICBM ऑन द 21 सितंबर 2024। बट ये वाला जो है लेटेस्ट टेस्ट मिसाइल वाज रिपोर्टेडली लॉन्च फ्रॉम द सबमरीन इन द साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के अंदर सबमरीन था, और वो इट वाज कैरिंग ए डमी वारहेड दैट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 7,300 किलोमीटर्स, reportedly flying over the Philippines before landing into the South Pacific Ocean. The dummy warhead landed within an area designated under the Treaty of Rarotonga South Pacific Nuclear Free Zone. मतलब जिसके अंदर टेस्टिंग और ये सब चीजें बाहर है, ठीक है, बैंड है कि यहाँ पर टेस्टिंग वेस्टिंग न्यूक्लियर टेस्टिंग या मिसाइल टेस्टिंग ये सब चीजें नहीं करेंगे। आफ्टर इट फ्लू ओवर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ माइक्रोनेशिया, ठीक है, माइक्रोनेशिया मतलब ये पूरा का पूरा कंट्री, यहाँ से हुआ फिलीपींस के ऊपर जाके को क्रॉस करा, ये पूरा माइक्रोनेशिया को क्रॉस करा इसने, ठीक है। फिर छोटे छोटे आइलैंड से किराबाती आइलैंड यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ कहीं गिरी मिसाइल, ठीक है। अब व्हाट इज नोन अबाउट दिस मिसाइल टेस्ट, अभी इस मिसाइल के बारे में बोल रहे हैं कि अभी तक पता तो चला नहीं है कौन सी मिसाइल है, जूलोंग 2 मिसाइल है कि जूलोंग 3 मिसाइल है, या कौन सी मिसाइल है अभी पता नहीं है, बट ये है कि इसकी जो रेंज है, राइट, वो 8,000 से 9,000 किलोमीटर के आसपास थी। Jolong 3 रिपोर्टेडली हैज रेंज ऑफ 9,000 किलोमीटर, तो इतनी दूर जाकर वो गिर के दिखा दिया उसने, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है। तो चाइना has constructed multiple missile silos without camouflaging them and with the awareness that they will be noticed by the American satellites, ठीक है। Additionally displayed new advanced nuclear delivery system in 2025 military parade and carried out a land based ICBM test in the Pacific Ocean in 20 इंटरनेशनल वाटर में डाल रहा है आराम से, राइट। 2024 में जैसे लैंड से उसके अब सी से इसने छोड़ी। China want the world and the USA in the particular to take a note about improving nuclear capability. I hope you are getting this one.
ये क्यों कर रहा है चाइना? इसलिए कर रहा है। दिस डेवलपमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर सच एज चाइना's effort to demonstrate the construction of its nuclear triad, having capability to deliver the nuclear weapon by land, sea and air। तीनों से न्यूक्लियर वेपन अपन इसके अंदर कर भी सकते हैं, राइट। अब ये जो होता है ना, सी से अगर आप कोई न्यूक्लियर वारहेड को कैरी करने वाली मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? तो दिस शोज दैट योर सेकंड स्ट्राइक जो है ना, उसकी कैपेबिलिटी आप इंप्रूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो अभी भारत के ऊपर परमाणु बम छोड़ दे पाकिस्तान, तो हमारी सारी ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और ये सब चीजें सब दरी की तरह रह जाएंगी, मिनी मिसाइल और ये सब। अब हमको लगे कि हम भी भैया हम भी मारेंगे न्यूक्लियर वेपन, पर हमारे पास मिसाइल ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन मांग रही, हाथ से थोड़ी ना फेंकेंगे, सारी मिटिया मिट कर दी इसने, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर सब कुछ अटैक वटैक कर दिया। तो अब हमारे पानी के अंदर मिसाइल निकलेगी, K6 मिसाइल, कलाम 6, ये पानी के अंदर सबमरीन से ये मारेंगे, समझ में आ रहा? तो ये पानी के अंदर सबमरीन के अंदर मिसाइल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट। चाइना को भी अगर आप देखोगे तो चाइना इज आल्सो फॉलोइंग द नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल, कि मैं पहले ही नहीं मारूंगा, पर मैं फिर सेकंड स्ट्राइक के अंदर मारूंगा, ठीक है। मेरे पे पहले कोई अटैक कर दिया, उसके बाद फिर मैं मारूंगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, it could also be attributed to China's attempting improve its second strike capability. I hope you are getting this, which are an extremely important part of its deterrence posture, since only India and China are to declare no first use nuclear weapon state। ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है, राइट। Beyond this simplistic explanation, this development could also be attributed to China's attempt to construct a nuclear shield, attain greater power status और improve threat level न्यूक्लियर डोमिनेंस। कि न्यूक्लियर डोमिनेंस दिखाना है कि भाई देखो कोई हम पे अटैक मत कर देना, कहीं गलती से अटैक कर दो ना, हमारे पास फर्स्ट यूज नहीं है, पर हम फिर सेकंड स्ट्राइक बहुत भयंकर कर सकते हैं। क्या ये सब डेवलपमेंट कर रहा है, इतना सारा डेवलपमेंट न्यूक्लियर के अंदर, जैसे उसने लैंड से करा, सी से करा, नेवी मतलब सबमरीन से कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि चाइना न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी हैज चेंज। क्या वो नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर अश्योर रिटोल? देखो अभी इसकी पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी, दूसरा अश्योर रिटेलिएशन, ये रिटेलिएशन फिर अश्योर है। नो टू यूज और थ्रेटन टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स, किसी को नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को हम न्यूक्लियर वेपन से डराएंगे नहीं कि तेरे पे न्यूक्लियर छोड़ देंगे, ये इसकी पॉलिसी है। इस पॉलिसी को, ये आर्टिकल में बोल रहा है, इस पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, बट चाइना आल्सो सब्सक्राइब्स टू ए मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंट पोस्चर, ठीक है, न्यूक्लियर डिटरेंट की, जिसमें डिफरेंस दिखा रहे हैं कि देखो भाई हमारे ऊपर कोई अटैक मत कर देना, नहीं तो फिर हम जो सेकंड स्ट्राइक करेंगे वो बहुत भयंकर वाली करेंगे। मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस अप्रोच अपना रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टांस चाइना कुड possess अराउंड 1000 न्यूक्लियर वारहेड बाय 2030। इट इज शिफ्टिंग एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स फोर्स टुवर्ड्स ए लॉन्च ऑन वार्निंग। वार्निंग के ऊपर फिर जैसे अपन उसको पता चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है, कि एकदम से अटैक हो गया, न्यूक्लियर अटैक हो गया, तो उसके ऊपर लॉन्च कर दे, फिर ऑपरेशनल रेडीनेस पोस्चर रखे, which Beijing refers to an early warning counter-strike, wherein the Beijing initiate a counter-strike once a launch warning has been received, but it before target in China has been hit, right? तो बस वार्निंग भी आया है कि पता चल रहा है कि हाँ पर अटैक ही करने वाला है वो, तो फिर अटैक कर सकते हैं। ये वाली स्ट्रेटेजी उसके पास है। सर नो फर्स्ट यूज तो है, पर इसको पता चल गया कि भाई अटैक होने वाला है और अटैक हो ही गया है, राइट। तो जब तक उसकी सॉइल के ऊपर गिरी नहीं, उससे पहले ही चला देगा। ये वाली स्ट्रेटेजी इसके अंदर, इसकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी थोड़ी सी इस तरह की है। अब इंडो पैसिफिक के अंदर क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो इंडो पैसिफिक के अंदर वही बातें करेंगे। देखो, फॉर न्यू दिल्ली द रिसेंट टेस्ट रीइंफोर्सेस द वाइडनिंग स्ट्रेटेजिक गैप बिटवीन द इंडिया एंड चाइनास न्यूक्लियर आर्सेनल एंड डिलीवरी कैपेबिलिटीज, बोथ क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, राइट। तो इसके अंदर जो वाइडनिंग गैप था उसको और रीइंफोर्स कर दिया। अब हमको और ज्यादा कुछ करना पड़ेगा इंडो पैसिफिक के अंदर अपना वर्चस्व जमाने के लिए। तो while India has operationalized its nuclear triad by activation of Arihant class submersible ship ballistic nuclear submarines, ठीक है, बट इनकी रेंजेस बड़ी शॉर्ट है, इतनी नहीं है 9000 किलोमीटर तक चल जाए। तो चाइना का अभी 9000 किलोमीटर दूर जाके पड़ा है वो न्यूक्लियर वारहेड, तो हमारा को अब अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल K5 और K6 मिसाइल जो है ना, उसको हमको और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, और K7 की तरफ भी जाना पड़ेगा, जिसके अंदर ज्यादा लॉन्ग रेंज हो, ठीक है। अभी अभी फॉर एग्जांपल कि भारत के अंदर K सीरीज मिसाइल है,
राइट। के सीरीज मिसाइल वैसे न्यूक्लियर सबमरीन से ही निकलती है और वैसे ही चलती है, राइट, इस तरह से, राइट, जैसे ये मिसाइल निकली और ये चल जाएगी, राइट, इस तरह से सबमरीन से चलती है। पर इसकी रेंज ज्यादा नहीं, राइट, इनकी रेंज 3,000 5,000 किलोमीटर इतना होगा, पर ऐसा नहीं 9,000 किलोमीटर तक की रेंज हो, तो वो भी K6 का है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब क्या है कि यहाँ पे रीजनल एक्टर्स वुड आल्सो बी अवेयर दैट द चाइना's improved capability raise the cost of outside intervention in its sphere of the influence during any contingency। ठीक है, कोई भी कंटीजेंसी के टाइम पर, या जैसे मान लीजिए आप इंडो पैसिफिक को प्रोटेक्ट करना है, एक ये मिसाइल आ गई तो इसकी और पावर बढ़ गई, तो इसके अंदर फिर भारत का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा उसको खर्च करना पड़ेगा। जैसे इंडिया को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसको खर्च करना पड़ेगा ज्यादा। द टेस्ट हाउएवर comes at a time when under Donald Trump uncertainty around the expectation of US military support has heightened। ये भी आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा कि अभी क्यों टेस्ट कर रहा है। मैंने आपको बताया ना कुछ तो करेगा अब ये दिखाने के लिए कि मैं ज्यादा बड़ा पावर हूं इंडिया से, आप कहीं इंडिया के चक्कर में आ जाओ, है ना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट, इस तरह से। For US and the rest of the world, the launch was directed demonstration of the maturation of China's nuclear triad and its improved deterrence capabilities। ठीक है, it complicate US missile defense planning and may compel it to refocus its attention, कि वापस से इसका फोकस आ जाए यूएसए का, यार इसने ऐसी ऐसी मिसाइलें बना ली है, अब ये यूएसए तक भी जा सकती है ना मिसाइल, तो मुझे है ना वापस से इंडो पैसिफिक के अंदर अपना वर्चस्व, बैलेंस ऑफ पावर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा यूएसए को हो सकता है इस मिसाइल के बाद इस तरह से ये सोचने लगे। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन बना कर देता हूँ, और शाम को क्लास लेते हैं अपन ज्योग्राफी की, ठीक। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।